dear students, welcome to Vikas Nayman Higher Secondary School YouTube channel. This is the second lecture of the lesson of class 9. फर्स्ट लेसन क्या था बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा था द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, तो थोड़ा सा हम लोग रिकॉल कर लेते हैं, देख लेते हैं आप लोगों को कितना कुछ याद है या नहीं याद है। क्या पढ़ा था हम लोगों ने कि जो ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर सेल से बना होता है। देखो यहाँ पर जैसे सेल से मिलकर के ये पढ़ चुके हो आप लोग, क्लास 8 में आपने पढ़ा सेल से मिलकर के क्या बनता है, सेल से मिलकर के टिश्यूज बनते हैं और टिश्यू से मिलकर के क्या बनता है, ऑर्गन। ये आपने क्लास 8 में पढ़ रखा, ऑर्गन से मिलकर के ऑर्गन सिस्टम बनता है, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। और ऑर्गन सिस्टम क्या बनाता है, ऑर्गेनिक। ये जब आप लोग 8 में थे तो आप लोगों ने पढ़ा है। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, सेल के बारे में किसने बताया था, सेल के बारे में सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने बताया था। कैसे उनको पता चला, उन्होंने बायोकेमिस्ट्री में देखा था अपने द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप के द्वारा। उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि सेल के टाइप कितने होते हैं, कितने प्रकार के सेल होते हैं। ठीक, कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार। कौन कौन से, फर्स्ट क्या था, प्रिमिटिव टाइप के सेल। प्रिमिटिव टाइप के सेल को क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल। क्यों इनको प्रोकैरियोटिक कहते हैं, क्योंकि इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न पाए जाने के कारण ये सेल प्रिमिटिव होते हैं। किसमें पाए जाएंगे, बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रेन एल्गी। ओके, और सेकेंड टाइप कौन सा, सेकेंड टाइप हम लोगों ने क्या पढ़ा था, यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल क्या होते हैं, ऐसे सेल जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाए और वो वेल ऑर्गेनाइज्ड होंगे, डेवलप्ड होंगे। ये हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था। ठीक, अब हम पढ़ेंगे अपने सेकेंड लेक्चर में थोड़ा सा इससे आगे डिफरेंस, कौन कौन से डिफरेंस पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल में। ओके, तो हम लोग थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ इसको। डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक दोनों में क्या डिफरेंस होता है। जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं वो नॉर्मली कैसे होंगे, यूनिसेलुलर। अब बेटा एक वर्ड आया है यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर मींस क्या होता है, यूनि मींस क्या होता है, यूनि मींस होता है वन, यानी ये कैसे, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका बॉडी ओनली वन सेल का बना हो। तो और इसमें क्या, इसमें बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर सेल्स पाई जाएगी। अब ये बताओ, मल्टी सेलुलर समझ में आ रहा होगा। मल्टी मींस क्या होता है, मल्टी मींस होता है मोर देन वन या फिर मेनी। ठीक, तो इसमें यूकैरियोटिक में दोनों पाए जाएंगे, यूनिसेलुलर भी पाए जाएंगे और मल्टी सेलुलर भी पाए जाएंगे। मल्टी सेलुलर, ठीक है बच्चों, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है। सेकेंड, ये था फर्स्ट डिफरेंस में। सेकेंड डिफरेंस है कैसे होते हैं, जो प्रोकैरियोटिक पहले ही पता है प्रिमिटिव होंगे, तो ये होते हैं स्मॉलर इन साइज, यानी आकार में छोटे होंगे। जबकि इसमें क्या होगा, लार्जर इन साइज। अगर कंपैरिजन किया जाएगा तो ये उनसे प्रोकैरियोटिक से बड़े होंगे। ठीक, थर्ड क्या डिफरेंस है, जेनेटिक मटेरियल। इज नॉट सराउंडेड बाय ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक, जेनेटिक मटेरियल, एक वर्ड आया जेनेटिक मटेरियल, कहाँ पर
न्यूक्लियर के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाएगा, तो इज नॉट सराउंडेड बाय ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यही बताया जा रहा है कि जो न्यूक्लियस होगा वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं होगा। इसमें देख लो डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, यानी ये पहले ये इसको ट्रू न्यूक्लियस इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। और क्यों डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस पाया जाएगा? क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज आल्सो प्रेजेंट हियर। ओके, फोर्थ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल आर अपसेट। बेटा ये आपको आगे पढ़ाया जाएगा सेल ऑर्गेनेल के बारे में। यहाँ पर इतना जानिए कि जो सेल ऑर्गेनेल होते हैं वो इसमें नहीं पाए जाएंगे, प्रोकैरियोटिक में नहीं पाए जाएंगे, लेकिन यूकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होंगी। ठीक, सेल ऑर्गेनेल थोड़ा सा जान लो। सेल ऑर्गेनेल किसको कहेंगे? जो साइड सेल के अंदर जो लिविंग सब्सटेंस पाया जाएगा वो न्यूक्लियर, वो क्या कहलाएगा? वो सेल ऑर्गेनेल कहलाएगा। सेल के अंदर पाया जाने वाला लिविंग सब्सटेंस सेल ऑर्गेनेल कहलाएगा। एग्जांपल है, ये तुम लोगों ने 8th में पढ़ा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्गी बॉडी। ओके, फिफ्थ और लास्ट है, नहीं ठीक है तो फिर आगे अभी और देखेंगे, पहले जान लो सेल के बारे में। हाँ बच्चों, सेल के बारे में हम ऐसे सेल के बारे में अगर हमको जानना तो सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा माइक्रोस्कोप के बारे में। ठीक, तो सबसे पहला जो माइक्रोस्कोप था वो आप लोगों को पता किसने बनाया था? वो बनाया था जैकेरियस जेनसन ने। फर्स्ट माइक्रोस्कोप इज इन्वेंटेड बाय जैकेरियस जेनसन। और जो इन्होंने जो माइक्रोस्कोप बनाया वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप। पहले तो ये बताओ माइक्रोस्कोप की जरूरत कब पड़ती है? जब हमको बहुत ज्यादा बहुत माइक्रो चीज को देखना होता है। माइक्रो मींस बहुत छोटे, टू स्मॉल, बहुत ज्यादा छोटी चीजों को देखने के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक, तो जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसमें किसी चीज को वो 1 से लेकर के 40,000 गुना तक बड़ा करके दिखा सकता है। ठीक, तो हम जानेंगे सेल के बारे में कंपाउंड माइक्रोस्कोप से, लेकिन सेल के अंदर का स्ट्रक्चर हमको कंपाउंड माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखाई पड़ेगा। उसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप की। तो सबसे पहले जानेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन किसने किया? एक वैज्ञानिक का नाम है अर्नेस्ट रस्का एंड मैक्स नार। ये 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने मिलकर इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप का निर्माण किया। हाँ तो बच्चों हम आपको दिखा रहे हैं, हमारे पास एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। हाँ बच्चों, ये देखो हमारे पास एक प्याज है। सेल देखने के लिए इस प्याज को हम लेते हैं। देखो बेटा, प्याज को ऐसे छोटे, जब हम प्याज को देखेंगे तो ऐसे स्मॉल पीसेस में इसको अलग अलग हो जाता है ये। तो यहाँ से हम इसका इनर कवरिंग निकालेंगे प्याज का। देखो अगर आप प्याज में देखेंगे तो एक बहुत, ये देखो एक निकल आया,
इसको फॉर्सेप्स से अलग कर लेंगे। और ये सूखने ना पाए इसलिए ये हमारा वाच ग्लास है, इसमें डाल देंगे वाच ग्लास में। वाच ग्लास में थोड़ा सा पानी है कि जिससे सूखने ना पाए। अब इसको ये जो हमने निकाला है इसको, ये हमारा स्लाइड है, स्लाइड पर सावधानी से उठा के इसको रखेंगे फॉर्सेप्स से। ये हमने रख लिया। अब इस पे हम एक माउंट करेंगे, इसका स्टेन करेंगे, कलर करेंगे। इसके लिए हम यूज करते हैं सेफ्रानीन का। हम ब्रश से थोड़ा सा सेफ्रानीन इस पे डालेंगे। जैसे हमने सेफ्रानीन डाला, इसका कलर देखो रेड, हल्का रेड हो गया है। फिर हम इसमें इस वाच ग्लास से हटा के हम इसमें थोड़ा सा ग्लिसरीन डालेंगे और फॉर्सेप्स से उठा के इसमें, ये हमारा कवर स्लिप है, इसके ऊपर धीरे से रख देंगे। कवर स्लिप को इसके ऊपर इस तरीके से रखना है कि इस पर हवा इसके अंदर ना जाने पाए। फिर इसको हम इस माइक्रोस्कोप से देखते हैं। इसको सेट कर लेंगे। हाँ बेटा, जब हम इसको देखते हैं तो इसमें इस प्याज वाले छिलके में, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, इस तरीके का छोटा छोटा स्मॉल स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेगा। ऐसे करके कुछ दिखाई पड़ता है। फिर हम देखेंगे इस छोटे छोटे स्मॉल स्ट्रक्चर के बीच का स्ट्रक्चर कैसा होता है। उसके लिए हम एक फिगर ड्रा करेंगे। ये हम बना रहे हैं एक प्लांट से। बेटा प्लांट सेल की आउटर कवरिंग कहलाएगी सेल वॉल। लेकिन जब एनिमल सेल के बारे में पढ़ेंगे तो एनिमल सेल में ये आउटर कवरिंग नहीं पाई जाती है। आउटर कवरिंग नहीं पाई जाएगी, केवल ये इनर वाली कवरिंग पाई जाएगी। इस इनर कवरिंग को कहेंगे सेल मेम्ब्रेन। और आपने क्या पढ़ा था, सेंटर में इसका न्यूक्लियस पाया जाएगा। न्यूक्लियस के अंदर भी एक कवरिंग होगी, उस कवरिंग को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहेंगे। अब देखो यहाँ सेल के अंदर एक लिक्विड पाया जाएगा। हमने क्या पढ़ा, सेल का स्ट्रक्चर देखेंगे तो हमको कितनी चीजें दिखाई पड़ेगी। सबसे पहले क्या दिखाई पड़ा, सेल वॉल, जो कि अगर प्लांट सेल की बात करें तो ये वाला, ये सेल वॉल है हमारा। उसके बाद सेकंड हमको क्या दिखाई पड़ा, इसके अंदर का जो पोर्शन है ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा साइटोप्लाज्म। और सेंटर वाला पोर्शन न्यूक्लियस। अब देखो बेटा, एक और वर्ड होता है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म किसको कहेंगे, जब इन दोनों को साथ में, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, इन दोनों को साथ में क्या कहेंगे, प्रोटोप्लाज्म। यानी सेल के अंदर का जो पोर्शन होगा वो क्या कहलाएगा, प्रोटोप्लाज्म। न्यूक्लियस को छोड़ दे, न्यूक्लियस और सेल वॉल, सेल इसके बीच का जो पोर्शन होगा वो क्या कहलाएगा, साइटोप्लाज्म। ठीक, अब देखते हैं न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या रहेगा। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस पाया जाएगा। और इसमें भी कुछ लिक्विड पार्ट होगा जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे। यानी सेल के अंदर पाया जाने वाला लिक्विड पार्ट क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाएगा। सेल के अंदर
एक स्ट्रक्चर होगा जो कि न्यूक्लियोलस कहलाएगा, और इसमें एक और पार्ट होगा जो कि क्रोमैटिन थ्रेड कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा क्रोमैटिन थ्रेड। ठीक, अब देखो बाहर क्या होगा, यहाँ पर वैक्यूल्स पाए जाएंगे। वैक्यूल्स यानी हिंदी में इसको कहते हैं रिक्तिका। रिक्तिका पाई जाएगी। और क्या क्या पाया जाएगा सेल में? सेल में ऐसे कुछ स्ट्रक्चर होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। और क्या पाया जाएगा? इस तरीके का स्ट्रक्चर पाया जाएगा सेल में, और इसमें सिक्के के ढेर के जैसी संरचनाएं दिखाई पड़ेंगी। ये हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा। और क्या पाया जाएगा इसमें? इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर पाया जाएगा। बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप्स का होता है, स्मूथ एंड रफ, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। और इसमें फिर राइबोसोम पाए जाएंगे, ऐसे कहीं कहीं बिखरे पड़े रहेंगे राइबोसोम। हाँ बेटा, इसमें और गाल्गी अपरेटस भी पाया जाता है, गाल्गी बॉडी। ठीक है बच्चों, हम लोगों ने क्या क्या इसमें देखा वो थोड़ा सा जाने दे, बस ये लेक्चर खत्म होने वाला है। क्या 3 चीजें जान पाए? पहले तो हम जान पाए सेल, सेल को बांटा गया 3 भाग में, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। और साइटोप्लाज्म में क्या क्या पाया जा रहा है? साइटोप्लाज्म में एक तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, सेकेंड क्या पाया जा रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कॉन्ड्रियोसोम भी कहते हैं। थर्ड क्या पाया जा रहा है? प्लास्टिड। बेटा प्लास्टिड 3 टाइप के होते हैं, ये आगे पढ़ोगे। अभी हमने एक टाइप का बताया, क्लोरोप्लास्ट, जो कि ग्रीन कलर का होता है, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। ओके। फोर्थ क्या पाया जा रहा है? गाल्गी बॉडी। गाल्गी बॉडी को डिप्टियोसोम भी कहते हैं। फिफ्थ क्या पाया जा रहा है? राइबोसोम। बेटा राइबोसोम आपने ऐसे पढ़ा, क्या करते हैं? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन करते हैं। राइबोसोम क्या करते हैं? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन करते हैं। और जब आप प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक पढ़ रहे थे, तो प्रोकैरियोटिक में जो राइबोसोम होगा वो 70S टाइप का होगा, और यूकैरियोटिक में जो राइबोसोम होगा वो 80S टाइप का होगा। ठीक। और क्या पाया जा रहा है? लाइसोसोम पाए जाते हैं। लाइसोसोम केवल एनिमल सेल में पाए जाते हैं, प्लांट सेल में नहीं पाए जाते हैं। और क्या पाया जाता है? वैक्यूल्स पाया जाता है। ओके, आपको तैयार करनी है थोड़ा साइटोप्लाज्म, स्पेलिंग चेक कर लेना। ठीक है, और यहाँ पर भी